आ रही है, बस आपको ही नहीं आ रही मेरे दिल तक तो आवाज़ पहुँच रही थी, जैसे आपके गीत हमेशा पहुँचते है। रहे हैं। जी, कभी-कभार जी। तकनीक के मामले में थोड़ा-सा 19-20 हो जाता है, हो क्योंकि जाता मैंने है, हो भी जाता है। टीवी छोड़ने के बाद अभी नई दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में कदम रखा है, तो आई एम आल्सो लर्निंग स्लोली। लेकिन ठीक। सबसे पहले किशन जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के गीतों की महक, किशन जी के गीतों की महक इस बार दक्षिण का रुख करने वाली है और 5 तारीख को आपका बैंगलोर में एक प्रोग्राम है, जिसके लिए खूब बज़ भी है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक साउथ इंडिया की तरफ शायद आप पहली बार जा रहे हैं, ये पहला अवसर है यस, आपका? यस। हाँ, मेरा पहला है, हाउ साउथ एक्साइटेड यू इंडियन। आर? देखिए, इतना एक्साइट हूँ कि मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या बजट रहेगा आपका? मैंने कहा जो तुम्हारा बजट है वो चलेगा। चाहे वो पिठाई भी लगाए ना, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं, पिठाई भी लगाएँगे चलेगा। चाहे वो पिठाई भी लगाए ना, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं, पिठाई भी लगाएँगे। क्या बात है! जो दर्शक नॉन पहाड़ी हैं, उनके लिए बताऊँ, जैसे पिठाई वर्ड आपने सुना है ना, जैसे वो तिलक लगता है हमारे यहाँ सम्मान स्वरूप, तो वो तिलक लगाया जाता है। उसके साथ कई बार एक छोटे से लिफ़ाफ़े में बड़े लोग आशीर्वाद स्वरूप एक छोटी-सी दक्षिणा भी दे देते हैं, ख़ासकर जो आपके छोटे होते हैं उनको। तो किशन जी, मैं जब आपके बारे में अभी कुछ देर पहले रिसर्च देख रही थी और कुछ-कुछ एलिमेंट्स और देख रही थी, मुझे पहली बार आपका जब फ्यों लड़िया गीत आया तो हालाँकि 1-2 बार आपके गाने पहले भी सुने थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा और कहते हैं ना प्यार हो जाता है, थोड़ा और लगाव हो जाता है, तो वो उस तरह का कुछ था। और फिर हमने फ्यों लड़िया का मीनिंग भी खोजा कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? आपने कैसे उन भावों को पिरोया है? और उस शब्द में ऐसा लगा कि उत्तराखंड की महक, वो लोग जो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, उनके घरों तक फिर पहुँच गई। और अब इस महक को पहुँचाने के लिए आप बैंगलोर भी जा रहे हैं। तो मुझे जी, आज पहले आप ये बताइए, फ्यों लड़िया पर ही बात करते हैं। जी, फ्यों जी। लड़िया गीत कैसे बना? देखिए, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, ब ज 7-8 साल का रहूँगा तकरीबन, और उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर वग़ैरह ये कुछ होता नहीं था, तो गाँव में शाम को आकाशवाणी 7 बजे के आस-पास आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से कुछ गाने आते थे, लखनऊ से, नजीबाबाद से। तो उनमें से कुछ पहाड़ी गीत भी आते थे, उनमें से फ्योलड़िया गीत था। तो हम लोग वेट करते थे कि संडे के दिन 7 बजे एक गा गढ़वाली गाने आते हैं। तो हम लोग वेट करते थे गढ़वाली गाने में, और वो रेडियो फुल करके हम लोग किसी के चौक में डांस करते थे। उनमें से एक गीत ये भी था, और ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ रेडियो के टाइम पे, और हम लोगों ने याद करना शुरू किया इस गीत को। एक बार सुना, दूसरी बार सुना, हमें याद 3 अंतरे थे इसके, हमें याद हो गया। और हम लोग जैसे गाँव में जैसे छोटे-मोटे जैसे क्लब या संस्था बोले क्या, गाँव में एक रंगारंग कार्यक्रम होता था। हमारे इधर तो होता था। प्रत्येक गाँव में, जैसे आज इस गाँव में, कल उस गाँव में, तो उस गाँव में, उस ड्रामा पार्टी में हम लोग ना उसमें डांस किया करते थे। वो फ़ेवरेट गाना हुआ करता था। उसके बाद उस गीत को कॉलेज में जब हम पहुँचे, तो एक कानपुर की मैडम थी, उनको ये गीत बहुत पसंद आया जब हम गुनगुनाते थे। तो उस मैडम को हमने सिखाया, वो तो गढ़वाली थी नहीं। तो उन मैडम ने जब एनुअल फंक्शन में गाया तो पब्लिक झूम उठी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग स्ट्रगल करके देहरादून इधर आने लगे, तो एक दिन ऐसे ख़्याल आया कि ये गीत किसने लिखा होगा जो रेडियो से। तो हमारे बड़े भाई मदन डुकलान जी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, ओएनजीसी में जॉब करते हैं। उनके काफ़ी जख देवताओं का ठौचिन बैजी वगैरह बहुत सारे गाने गाए मैंने, और बहुत सारे सिंगरों ने गाए उनके गाने। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई जी ये गाना सुना क्या आपने? क्योंकि वो बैठते रहते सारे कवियों के साथ। तो बोला हाँ, ये तो पोखरियाल जी का गीत है। तो मैंने कहा भाई जी ये मैं गाना चाहता हूँ, दोबारा से रिमिक्स करके गाना चाहता हूँ, और फ्यूजन करके गाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? तो बोला मैं बात करता हूँ। तो फिर एक दिन उनका फ़ोन आया कि मेरी बात होगी, तू गा ले। तो उस टाइम पे हमारा इतना विश्वास था कि हम लोग ना इस टाइप का कॉपीराइट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह इस तरह के कुछ ऐसा नहीं था कि बोल दिया कि गा ले, हमने बोल दिया गा ले, तो मैंने गा लिया वो गाना। और ईशान डोभाल के साथ जब बैठे हम लोग ना, जब चर्चा करी, तो मैंने कहा यार इस तरह के करते हैं, जैसे आता है ना रिमिक्स होता है, टन टन टन, लड़िया 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 क्यों लड़िया लड़िया तो ईशान डोभाल ने बोला यार ये लड़िया लड़िया की जगह पे ना टैं 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 करते हैं कि टों टैं टैं टैं, टैं टैं टैं, टैं टैं टैं। बस ये चला, बाकी म्यूजिक का काम ईशान भाई ने देखा, जहाँ-जहाँ पे जैसे लगा। फिर मैंने एक बार रैप का मैंने बोला बीच में रैप डालते हैं इसके, जब फ्यूजन ही कर रहे हैं तो कुछ नया करते हैं।
और रैप भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश वाला स्टाइल या पंजाबी वाला स्टाइल, मैंने कहा अपना गढ़वाली वाला स्टाइल करके रैप गाते हैं। तो बहुत लोगों ने कहा भी यार घुघुती जैसे गाने, रानी की तरह डोलत जैसे गाने पब्लिक ने स्वीकारा है और तुम्हारा एक अलग छवि है, तुम ये रैप-रूप के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। तो मैंने उनको यही बोला यार देखो मैंने एमकॉम किया है और बिज़नेस अकाउंटेंसी पढ़ा है, हमको सबसे पहले ना रिस्क सिखाया जाता है, किसी भी काम को करने से पहले रिस्क। तो मैंने कहा हर जगह रिस्क है तो ये रिस्क ले ही लेते हैं गाने में। अगर नहीं चला लोग गाली देंगे, तीसरी बार अच्छा और कुछ कर लेंगे, लोग भूल जाएँगे फिर। तो जब रैप-वैप डाल के जब इसको सजाया पब्लिक में डाला तो कमाल हो गया मतलब। बूढ़े भी पसंद करने लगे और बच्चे भी पसंद करने लगे। ये इस गाने की ये फ्यों लड़ी था, फ्यों लड़ी करके गाना था, फ्यों लड़ी तो ये देखिए तो हमने फ्यों लड़िया कर दिया उसको बस ये थोड़ा-सा यही चेंज किया था मैंने। आपने कहा कि रिस्क था, लेकिन जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक सीरीज़ आई थी ना कि रिस्क है तो इश्क है। लेकिन उसके बाद मतलब गाने को जो कामयाबी मिली और जो मतलब जिस तरह से लोग उसके फ़ैन हुए, आई मीन ये हुँ, तो अभूतपूर्व है। ऐसे बहुत से गाने इससे पहले और भी आए, लेकिन जिस तरह का प्यार उस गाने को मिला और आज भी है। मतलब मेरे ही घर पर जैसे कभी हम सब कज़िन्स साथ बैठते हैं और फिर मन करता है कि चलो ज़रा पहाड़ी गा क्योंकि हमारे लिए तो पहाड़ को याद करना है तो पहाड़ी गाने ही उसका सोर्स है। तो फ्यों लड़ियाँ जो है उस लिस्ट में जो सबसे शुरुआती गाने बजते हैं, मतलब फ्यों लड़ियाँ हमेशा मूड सेट करता है कि इस गाने को सबसे पहले सुनना है फ्यों लड़िया और ही बड़ी नहीं कुछ खूबसूरती से बहुत आपने इसकी स्ट्रगल की कहानी भी बताई। तो ज़रा 2 लाइन गुनगुना भी दीजिए वरना ये सब लोग जो अभी जुड़ रहे हैं लाइव थोड़ी देर में भाग कहेंगे कि किशन जाएँगे, जी भाग यहाँ बैठे जाएँगे। हैं और मैम आप बोले जा रही हैं उनसे उनको गाने के लिए कुछ नहीं कह रही हैं। तो 2 ठीक लाइन है। अगर आप गुनगुना दें हमारे लिए लाइव तो। फ्यों लड़िया, 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 फ्यों लड़िया, 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 अरे फ्यों लड़िया तुए देख की औंदी उ मनमा, औंदी उ मनमा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, फ्यों लड़िया तुए देख की औंदी उ मनमा, औंधी मनमा तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा छाजम्मा बैठी के खूटी हलकानी हाथ में बैल धोपेले ही लाड़ी तेरे नाक न थूली तेरे माथे बिंदुली कहते सन कहानी और क्या चबिंगानी तो ये गीत क्या बात है! क्या बात है! मैं तो इनफैक्ट ये बोलूँगी कि देखिए जितने भी नॉन पहाड़ी साथी इस वक़्त हमारे साथ हैं ना, मैं उनको भी ये बात कन्वे करना चाहूँगी क्योंकि मैं अक्सर उत्तराखंड के बारे में लिखती हूँ उत्तराखंड की न्यूज़ पर मेरा थोड़ा विशेष ध्यान रहता है। तो देखिए वहाँ पर प्रेम को ज़ाहिर करने के लिए भी, प्रेम को बताने के लिए भी कैसे प्रकृति से जो है प्रेरणा ली जाती है। ये फ्यों लड़िया गीत जो किशन जी ने अभी सुनाया है, ये उसकी एक मिसाल है। फ्यों लड़िया जिसका ज़िक्र वो कर भी रहे थे कि उस फूल को देखकर आपको ऐसा लगा कि तेरा मेरा जन्म जो है वो तेरा मेरा रिश्ता जो है वो पिछले 7 जन्मों का है। तो देखिए कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है इस पहाड़ी गीत का जिसमें प्रेम को ज़ाहिर करने की प्रेरणा भी प्रकृति से ली गई और इसीलिए मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड हिमालयन स्टेट के जो सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, वो वहाँ के पहाड़ी हैं। सिर्फ़ वही उसकी संस्कृति को, उसकी परंपराओं को जिस तरह से आगे बढ़ाएँगे, कोई नहीं बढ़ा सकता। लेकिन किशन जी बीते कुछ वक़्त में उत्तराखंडी फ़ोक भी बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ इस मामले में कि आपके गीतों में जो एक आत्मा थी या एक जो प्रकृति का ज़िक्र होता था, पलायन का ज़िक्र होता था, उत्तराखंड के कल्चर का, संस्कारों का ज़िक्र होता था। बीच के कुछ वर्ष ऐसे रहे जैसे जिस समय में वो गायब हो गए या बड़े ही छिछले से गीत बनने लगे या बड़े सस्ते टाइप के लिरिक्स जो है उसमें लिखे गए। जिस तरह से कई बार भोजपुरी गीतों को भी इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कुछ असर कह लें या झलक कह लें, वो पहाड़ी गीतों में भी दिखाई दी। लेकिन अब जैसे आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद एक बार फिर उम्मीद जगती है कि ठीक है, अभी है कुछ जो बचा हुआ है, सब कुछ पॉल्यूटेड नहीं हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ है। नहीं, ये आज की जनरेशन पे डिपेंड करता है कि वो हमारी संस्कृति को कहाँ तक लेके जाते हैं। अगर आप फ़ोक गीत सुनते हैं, तो हमारा फ़ोक ज़िंदा रहेगा। अगर आप फ़ोक गीत नहीं सुनते, फ़ोक गीत सुनते हैं, तो हमारा फ़ोक तो खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं
इंडस्ट्री हमारे तो इंडस्ट्री नहीं है उत्तराखंड की, कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना म्यूज़िक इंडस्ट्री है, ना फ़िल्म इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री होती तो शायद कुछ कदम बढ़ा पाते यहाँ के आर्टिस्ट। सब अपने-अपने जेब से लगा-लगा के कर रहे हैं सब लोग काम और इस दौर में इसीलिए आज हर कोई नया सिंगर चाहता है कि मैं रातों-रात स्टार बन जाऊँ। रातों-रात आप जिनके गाने ये क्या बोलते हैं रील्स में चल रहे हैं, जिनके गाने उनके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। चाहे वो किस तरह का 1 2 1 2 तू मेरी फन टू इस टाइप के गाने चलने लग गए और वो रील में बटोर रहा है, व्यूज़ बटोर रहा है और व्यूज़ मिल रहे हैं और खुश भी हो रहा है, तो उसी की नकल करते दूसरे लोग भी इस तरह के कर रहे हैं। कई सिंगर ऐसे हैं दूसरे पुराने लोगों की हुँ, गीत धुनों पे गीत गा रहे हैं और उनमें फ्यूज़न कर रहे हैं और लाखों मिलियंस बटोर रहे हैं। तो इनकी देखा-देखी करके क्योंकि अपना उनके पास कुछ है नहीं और ना ही कुछ वो रिसर्च करना चाहते हैं फ़ोक पे। और यही देखा-देखी रहेगी तो कौन लिखेगा, कौन फ़ोक गीत पे रिसर्च करेगा, हमारा फ़ोक खत्म होते जाएगा। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है यूथ पे, क्योंकि यूथ आज की डेट में डीजे गाने ही सुनना पसंद कर रही है। अगर कोई डीजे गाने नहीं गाता है या फ़ोक गाता है, स्लो गाता हमारे यहाँ तो भगनौल चलता है, छपेली चलती है, न्योली चलता है। हमारे यहाँ झोड़ा चाँचड़ी चलता है, बाजूबंद चलता है। इस गीत को कौन सुनने वाला है? अगर इनको सुनने वाले नहीं रहेंगे तो गायक क्यों गाएगा? अपने जेब से क्यों पैसा लगाएगा? क्योंकि कमर्शियल भी कहीं न कहीं है। और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार बोलती है, सरकार कुछ कदम रखती है कि हाँ यार, आप लोग सिंगर हो, आप लोग हमारे फ़ोक गीतों को हमारी जो संस्कृति धरोहर को बढ़ा रहे हो, हम आपके लिए कुछ करते हैं, तब जाके कुछ ना करेगा आर्टिस्ट। अपने जेब से कब तक आर्टिस्ट लगाएगा? तो आज की डेट में कमर्शियली बनने के लिए हमको डीजे गाने बनाने पड़ेंगे। सारे सिंगर इसीलिए इस ओर झुक रहे हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं फ़ोक गीतों की समाप्ति कगार पे है। जो यूथ है वो सब फ्यूजन पे डीजे सॉन्ग पे लगे हुए हैं। कोई किसी को मतलब नहीं है क्या हमारा भविष्य होगी तो हमारे कल्चर का क्या भविष्य होगा। उनको अपना भविष्य दिखता है कि मैं रातों-रात स्टार हूँ। देखो मेरे मिलियंस आ गए, मेरे हुँ, इतने व्यूज़ आ गए, मेरा मेरे सिल्वर बटन आ गया यूट्यूब का। मैं सब ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब कहीं न कहीं से अपने चाह रहे हैं कि मैं दुनिया में किस तरीके से छाऊँ, किस तरीके से मैं पैसा कमाऊँ, किस सही तरीके से बात मेरा है। नाम रुतबा हो। लेकिन अगर फ़ोक पे काम नहीं होगा तो एक ना एक दिन मैंने कहीं पढ़ा था, किताब में कहीं पढ़ा था कि जिस मुल्क की या जिस देश की अगर संस्कृति नहीं है, तो वो देश बर्बाद है। तो वही उसी तरीके से हमारी संस्कृति खत्म होते जा रही है। तो कहीं न कहीं जो यूथ जनरेशन है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि संस्कृति को जोड़ नहीं रहे हैं वो अपने प प साथ और जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग काम मैं थक गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि हम लोग फ़ोक पे काम कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे चैनल ठप पड़ रहे हैं, बस हम अभी तक स्टेज हुँ, प्रोग्राम तक ज़िंदा है। अभी 3-4 साल के बाद फिर घुघुती भी कौन सुनेगा? कहेगा बार-बार यही गीत है इसके पास गाने के लिए। जो नए गीत हमने बनाए, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि आज की डेट में डीजे दौर आने लग गया है। और जैसे कल मेरा ऋषिकेश में शो था तो 5-6 सिंगर थे, तो उनमें से मुझे बुलाया गया, तो मेरे 3-4 गीत चले, सयाली बमपाली, घुघुती और फ्यों लड़िया, जो मैं 2011 में गा चुका हूँ। सही बात है। जो नए जो नए गीत हैं, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। अभी लठियाली है गाना है या कुछ इस तरह के साँकियो बटी जख देवता का ठो ये ब इस तरीके के गीत ना कोई सुनने को तैयार नहीं है। बैठ जाएँगे चुपचाप कहेंगे यार इसका स्टेज फ़ेल हो गया। अब आपको पब्लिक नचाना है, आपके गाने में पब्लिक नाच गई तो समझो आप सुपरस्टार हो। तो अब कहीं आपको अपने आप को भी बचाना है, फ़ोक को भी बचाना है, तो ये हमारे लिए दो राह बड़ा टफ सब्जेक्ट है। कहीं न कहीं पब्लिक फ़ोक गीतों से दूर भाग रही है। तो ये देखें क्या होता है, कुछ सरकार को हुँ। इसके संरक्षण, संवर्धन के लिए कुछ करना चाहिए, आर्टिस्टों से मिलके तो देखिए बिल्कुल, मैं आई कांट एग्री मोर ऑन दैट और इनफैक्ट आपने अभी जो बात की, इससे जो 2-3 पॉइंट्स मैं निकाल पाई। एक तो ये कि जो सुनने वाले श्रोता हैं, उनको भी मैच्योर होना पड़ेगा कि अगर आपको अपने बिल्कुल, पहाड़ी बिल्कुल। फ़ोक को बचाना है, तो हर चीज़ सिर्फ़ मस्ती के लिए, पार्टी के लिए और फन के लिए नहीं है। कुछ गीत इसलिए भी बनाए जाते हैं, सँवारे जाते हैं, बचाए जाते हैं ताकि वो आपकी परंपराओं के दस्तावेज़ हों, डॉक्यूमेंट हों, जो अगली पीढ़ी को जो है सौंपे जाएँगे। तो इसलिए इसलिए दर्शक और श्रोता को भी मैच्योर होना पड़ेगा और ये भी बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि आजकल लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए कि आपके यूट्यूब पे व्यूज़ आ जाएँ या ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इस सिलसिले में भी आप कई बार सस्ती लोकप्रियता के लिए कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। ये मतलब दोतरफ़ा मामला है जिसमें सभी को सुनने की ज़रूरत है और बहुत अच्छी बात है किशन जी आपने इस बात को इतना खुलकर आज कहा है और मैं देख रही हूँ लगातार कमेंट्स में बहुत सारे लोग आपकी इस बात से एग्री भी कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है इस वक़्त अगर हमें अपने
फ़ोक को, अपने लोकगीतों को बचाना है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और था कि जैसे हमको पहाड़ को याद करना है, पहाड़ के एसेंस को याद करना है। मैं नेगी जी के गीत तो कंठस्थ हैं, मतलब सुनते रहते हैं लगातार, बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। आज के दौर के जो अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं, कुछ उनको भी मैं सुनती हूँ, आपके गीतों को काफ़ी सुनती हूँ। हम तो आप लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन जब आपको पहाड़ी गीत सुनने का मन होता है, आप किसे सुनते हैं? मैं नेगी जी को सुनता हूँ। किसी मैं को नहीं बचपन सुनते? से नहीं, मैं देखिए अच्छे आजकल क्या है, पहले तो क्या होता था हम कैसेट तो या आप लोगों सीडी को होता सुनते था हैं, लेकिन जब कि आप पहाड़ी कि मैं नेगी जी की सीडी उठा के ले आया या मुझे जो सिंगर पसंद है यार उसने उसमें वो बहुत अच्छा गाना गाया है, उसको सुन उठा के ले आया। लेकिन अभी क्या है, यूट्यूब का दौर है, तो हम लोग जब गाड़ी में जाते हैं तो ब्लूटूथ ऑन करके यूट्यूब से गाने लोड करते हैं, नेगी जी का वो वाला गाना अच्छा है, नेगी जी सुनते सबको हैं, लेकिन स्पेशली मैं बचपन से मैं तो जब गायें चराया करता था तो फ्लूट भी नहीं धुन फ्लूट पे धुन भी मैं नेगी जी के ही गाने को भोल जफ़िर रात खुलली, तो इस टाइप के गाने हम लोग फ्लूट पे ब बजाते थे, वो बाँसुरी होती थी गाँव में वो लोहे की इस टाइप के वो मेले से लेके आते थे, तो बड़ा उनका और ऐसा नहीं है कि जब हमें पहाड़ की याद आती है, हम खाली गीत ही सुनते हैं, हम बहुत कुछ महसूस करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं आपस में। हम लोग आँखें बंद कर जब गाड़ी चल रही होती है, हम लोग आँखें बंद करके उस चीज़ महसूस करते हैं। मैं बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, किस तरीके से बर्फ़ पड़ती है, किस तरीके से जब हिमालय में बर्फ़ पड़ती है, वहाँ के जानवर नीचे की ओर आ जाते हैं। फिर हम उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए दौड़ने पड़ वो बर्फ़ में किस तरीके से दौड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जब सेब के पेड़ झुक जाते हैं, तो फिर हम लोग उनको ना खींचने लगते हैं क्योंकि ऊपर हाइट में रहते हैं, तो जब वो बर्फ़ पड़ने के कारण झुक जाते हैं, तो हम सेब चूर के निकल जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग महसूस करते हैं, खाली ये गानों से ही नहीं, एक आदमी की भावना होती है, जो पहाड़ से जुड़ी हुई थी। तो कभी-कभी आँखें बंद करके आपको सारा पहाड़ दिखने लग जाता है। क्या बात है! मुझे लेकिन एक चीज़ जो और फ़ील हुई अभी आपकी सारी बातें सुनकर यू आर क्वाइट अ स्पिरिचुअल पर्सन आल्सो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर से आध्यात्मिक प्रकृति का होगा, वही इस तरह से इन बातों को कह पाएगा या एक्सप्लेन कर पाएगा। अ, अब लेकिन क्योंकि नेगी जी का ज़िक्र आया तो अब उनका पसंदीदा गीत कोई जो जो आपको बहुत पसंद है, जिस गीत ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो उसकी अगर आप कोई 2 पंक्तियाँ हमें सुना सकें तो? व्हिच इज़ योर फेवरेट नरेंद्र सिंह नेगी गीत? भूल जा फिर रात खुलली धरती मानई पौध जन्मली पुराना डाला खंगरावे की नई लगुलियों सारू द्याला मित निरोलो मेरा भूलो तुम दगड़ी यगी तेराली भूल जा फिर रात खुलली ये गीत क्या बहुत बात है! पसंद है। अद्भुत, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मतलब दिल खुश हो गया सुनकर। अ, हम सभी पहाड़ियों में मैं ये बात अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी, वो सारे लोग जो पहाड़ को छोड़कर शहरों में बसे, नेगी जी के गीत या पहाड़ में जो उस समय जो गीत लिखे जा रहे थे ना, वो हमारे लिए एक ब्रिज थे, अपने पहाड़ से शहर में चले जाने के बावजूद भी जुड़े रहने के। उन गीतों ने हमारे भीतर के पहाड़ को बचाए रखा और इसीलिए हमारे सारे सिंगर्स जो आज फ़ोक के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, लोकगीतों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सबको ये सैल्यूट जो है वो बनता है। लेकिन इस बीच मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि आप जब आज जो किशन जी को स्क्रीन पर देख रहे हैं या उनको गाते हुए सुन रहे हैं, उनके गीतों को आप वायरल देख रहे हैं, तो ये सुनहरा दौर आपको आज के वक़्त का दिखाई देता है। लेकिन ये वही शख्स हैं, जो बॉर्डर एरिया में जन्मे हैं, जिन्होंने बॉर्डर एरिया के जो कष्टकारी जीवन होता है, उसको सहा है। 6 महीने के लिए बॉर्डर के वो इलाके यानी नीति और माणा के गाँव लास्ट आपने मेरी जोशीमठ की रिपोर्टिंग देखी होगी। तो जोशीमठ से जो आगे के क्षेत्र में नीति घाटी में जो गाँव पड़ते हैं, वहाँ के जीवन इतने कठिन है, वहाँ की ज़िंदगी इतनी कठिन है कि आप सोच नहीं सकते। 6 महीने वो इलाके बर्फ के समय पर जो बाकी देश के हिस्से हैं, उससे कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस दौरान क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो लोग वहाँ से निकल कर थोड़ा-सा दूसरे एरियाज़ में पहाड़ में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो जीवन किशन जी ने जिया है,
जब अपनी स्कूलिंग के लिए, पढ़ाई-लिखाई के लिए यहाँ पर आप शिफ्ट होते थे गोपेश्वर में और उस दौरान पढ़ाई से हटकर जो समय खाली होता था, उस समय में आपने काम भी किया है। काम यानी जिससे थोड़ी बहुत अपनी पॉकेट मनी आती रहे और अपने जो खर्चे हैं वो निकलते रहें। तो पहाड़ियों का जीवन जो है वो पहाड़ जैसा कष्टकारी भी रहा है और मैं चाहूँगी कि किशन जी आज आप ज़रूर हमारे सारे दर्शकों को ये बताएँ कि सुनहरा वक़्त जो दिखाई देता है ना उसके पीछे जो है एक बहुत कड़ी मेहनत होती है जिसको शायद लोग कई बार उतनी तवज्जो नहीं देते और वो शायद कई बार इग्नोर रह जाते हैं। तो आपके संघर्ष का ये वक़्त गोपेश्वर से निकल कर आज जब आप दिल्ली से लेकर, मुंबई से लेकर, बैंगलोर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अपने वर्ल्ड शोज़ कर रहे हैं, स्टेज शोज़ कर रहे हैं। लेकिन वो वक़्त जब आप पीछे पलट कर देखते हैं, तो उस वक़्त को याद करके क्या महसूस करते हैं? देखिए मैम फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, स्ट्रगल आज भी कर रहे हैं हम लोग और उस समय स्ट्रगल करने का कुछ और कारण था, अभी कुछ और कारण है। फ्रस्ट्रेट आज भी हैं, फ्रस्ट्रेट तब भी थे, दुःख तब भी था, दुःख आज भी है। खुशी खुशी तब भी थी, खुशी आज भी कर मना रहे हैं। लेकिन बस सिर्फ़ थोड़ा-सा ये जान के खुशी होती है कि यार मैं कहीं भी जाता हूँ बोलते हैं किशन महिपाल है। तो मतलब अगर मैं वहीं रहता तो मुझे शायद देहरादून में पलटन बाज़ार में कोई नहीं पहचानता। या मैं गोपेश्वर के बाज़ार में भी चल रहा हूँ तो वहाँ पे भी गोपेश्वर वाले ही नहीं पहचानते कि ये किशन महिपाल है। लेकिन आज सिर्फ़ खुशी इस बात की है कि मुझे उत्तराखंड के बच्चे जानते हैं, बुज़ुर्ग जानते हैं और जो नहीं भी जानते बोलते हैं यार ये घुघुती वाला सिंगर है, फ्योलड़ी वाला सिंगर है, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। बाकी स्ट्रगल यहाँ भी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कितनी सारी बातें बताई, लेकिन जब स्टेज में चढ़ते हैं ना हम लोग और जब पब्लिक ताली बजाती है, तब सारा दुःख, दर्द, स्ट्रगल सब आदमी भूल जाता है, उसके बाद हम लोग पागल हो जाते हैं। फिर हम लोग दीन दुनिया सब भूल जाते हैं, फिर हम लोगों को हमारा खाली फ़ोकस पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी, आई कॉन्टैक्ट होता है और हम लोग अपने हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी इतने कला है या मैं कैसे ऐसे गाऊँ कि ये बूढ़ा भी नाचने लगे और ये जो बैठे हैं, ये उठ के नाचने लगें। ये अपनी जो दुःख है इनके अंदर, जो ये सोच रहे हैं अभी कोई घर की स्थिति सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, सबके अंदर कहीं न कहीं दुःख है। ये सब भूल के ना मेरे इस धुन पे गाने लगे, नाचने लगे, उस टाइम पे बस हम लोग ये लेकिन जैसे स्टेज से फिर हम लोग घर की तरफ वापसी करते हैं, फिर वो यार वही जीना, वही खाना, वही पीना, वही सोचना, वही क्या होगा, कल क्या होगा, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। दुःख तो हमेशा ज़िंदगी भर लगा रहेगा, स्ट्रगल ज़िंदगी भर लगा रहेगा और हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कल नया क्या दें पब्लिक को? क्या ऐसा दें कि कुछ नया करें? कहाँ-कहाँ गाँव जाके माताओं के साथ बैठते हैं हम लोग, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं। अभी सरुली बसंता जैसे गाना या फिर लठैलिए जैसे गाना गणेश बिरान जी से सरुली बसंता। अभी मैं कुछ बल्कि पिंडर घाटी के कुछ फ़ोक में बैठा किसी के साथ साइंटिस्ट हैं वो जड़ी-बूटी केंद्र में। उनके साथ बैठा तो रात बीत गए उनके गीत खोजता रहा, तो उनसे मैं कुछ मैटर लेके आया। तो मैंने कहा ये क्यों दबा के रखा है? इसको पब्लिक को डालते नहीं। ये आपकी धरोहर नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की धरोहर है। जो आपके पास है वो लाओ, हमारा काम है उत्तराखंड की चीज़ों को बाहर निकालना और पब्लिक को पसंद आए ना आए, हमें इससे मतलब नहीं है। अभी सरुली बसंता गाया नहीं चला इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें लोगों के दिल में है या गाँव बुजुर्गों के पास है वो कल चले जाएँगे और खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको स वहाँ से समेट के आज की पीढ़ी तक पहुँचाए ताकि अब उनकी भी ज़िम्मेदारी बनेगी ना फिर बाद में, कुछ अलग तरीके से उसको पेश करने की। तो यही है जो चीज़ लुप्त हो रही है उनको आगे लाएँ। स्ट्रगल आज भी है, चलता है, नहीं चलता है, पैसा कहाँ से आएगा? एक गाने पे 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 500 के पैसे तो यहाँ ही घुस गए। अब कहाँ से क्या होगा? कहाँ से पैसा आएगा? कैसे आएगा? बस इस यही है कहीं न कहीं से उस समय भी हमें पैसा चाहिए, कैसे चाहिए? हमें फीस देनी है, हमें कमरे का किराया देना है, राशन पानी है, मुझे किताब लेनी है, मुझे लखनऊ इंटरव्यू देने जाना है। ये टेंशन पे कैसे जाऊँगा? मैं तो यहाँ गोपेश्वर से बाहर ही नहीं गया, फिर किसी को साथ लेके चलो। उस हुँ। समय वो टेंशन था, आज दूसरी टेंशन है। देखो स्ट्रगल आज भी है, उस समय भी था, लेकिन बस ये है कि अगर हमारे शहर वाले ही जानते हैं ना कि किशन महिपाल है इतने बड़े शहर गोपेश्वर में, चमोली वाले जानते हैं कि किशन महिपाल है। बस इस बात से खुश हूँ कि कहीं भी देखिए, ये जाता तो हूँ तो लोग जानते हैं। वही है ना कि जीवन का नियम है कि चुनौतियाँ आएँगी, संकट आएँगे, लेकिन उसके बावजूद आप आगे बढ़ते जा रहे हो और मैं तो इतना देख सकती हूँ कि माँ सरस्वती का, माँ नंदा का वरद हस्त जो है वो आपके ऊपर है क्योंकि इन सारे संघर्षों को पार करते हुए आज जो आपने
उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने सिर्फ़ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया, आपने पूरा जी, जी। उत्तराखंड का नाम रोशन किया है एंड यू आर प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये अपने थैंक आप में एक यू, बहुत सुंदर एहसास है जिसको मैं तो अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे सिर्फ़ इस एक ही बात का अफ़सोस है, मुझे लग रहा है काश आप और मैं आमने-सामने बैठे होते, तो फिर ये जो भी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं ये नहीं होते और नहीं होता, आमने-सामने की जी। बातचीत में कई और पहलू निकल कर आते। पर कोई ख़ैर नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बैठेंगे जब दिल्ली कभी। आएँगे या मैं जी, देहरादून आऊँगी, तो हम लाइव बैठकर बातचीत करेंगे। एक बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। दर्शक हैं भगवत मनराल जी, आपको बहुत हाँ, बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मीनाक्षी जी किशन दा से 2 लाइन घुघती वाला गीत गवा दीजिए प्लीज़। अच्छा। तो ये फ़रमाइश आपके लिए आई है। भगवत मनराल जी हमारे मतलब कलाकार हैं, ये भी दिल्ली में रहते हैं, उत्तम नगर में। और इनका अपना ग्रुप है पर्वतीय कला मंच करके, और जब भी दिल्ली में शो होता है तो इनका ही ग्रुप मेरे साथ रहता ये है। फ़रमाइश बहुत अच्छे आपकी लगते हैं। ठीक है। किंगरिका झाला घुगुती, ओह! पांगरिका डाला घुगुती, ले घुर घुरांदी घुगुती, ले फुर उड़ांदी घुगुती, के टक लगांदी घुगुती, के रांद पिंगांदी घुगुती, के देश की होली घुगुती, के देश पे आई घुगुती, किंगरिका झाला होय होय, किंगरिका झाला घुगुती, पांगरिका डाला घुगुती, लय घुर घुरांदी घुगुती, लय फुर उड़ांदी घुगुती। थैंक यू भगवत भाई। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत आनंद आता है आपकी आवाज़ सुनकर और ऐसा लगता नहीं है कि आप इतनी जल्दी जो है वो खामोश हो जाएँ, ऐसा लगता है ये सिलसिला थोड़ा-सा लंबा चलना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, फिर भी मुझे बिल्कुल। पता है कि आज जब आप हमारे साथ लाइव बैठे हैं, तो बैंगलोर वासी इस वक़्त बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि अभी तो ऐसा है कि आपको लोग मोबाइल पर के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू जैसे भी देख रहे हैं, सुन रहे होंगे। लेकिन जब आप लाइव मंच पर इन सारे गीतों को परफ़ॉर्म करेंगे उनके लिए, हालाँकि ये जी। होली का अवसर है मेरे ख़्याल से, होली के अवसर हाँ, पर आप होली वहाँ पर मिलन का पहुँच एक रहे हैं। कार्यक्रम तो है। होली के लिए जी। बैंगलोर के इवेंट के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग है या कुछ अलग से तैयारी है? क्योंकि ऐसा दक्षिण भारत में आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कैसे ऑडियंस को एंगेज करेंगे, उनके लिए क्या गाएँगे? नहीं, वो उसके लिए दर्शकों को एंगेज करने के लिए 23 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। बाकी मैं ट्रैक लेके जा रहा हूँ, और 10-12 गानों का ट्रैक है। ट्रैक पे क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी टीम नहीं है। म्यूज़िक ट्रैक लेके ही जाऊँगा, 10-12 गीतों का ट्रैक लेके जा रहा हूँ, और उन 10-12 में जो 23 साल में जो-जो गाए, उन सेलेक्टेड मैं 12 गाने मैं सेलेक्ट किया हुआ है। उन 12 गानों में से मुझे लगता है कि 12 के 12 गानों में उनको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। चलिए आपको बैंगलोर के इस इवेंट के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड थैंक आई यू। एम श्योर कि वहाँ से बहुत सारे वायरल क्लिप्स आने वाले हैं जिन पर हमारी भी नज़र रहेगी और जी, जी। नेक्स्ट टाइम जब आप दिल्ली आएँगे तो आपके साथ डेफ़िनिटली ये मुलाकात होगी। जी, अब बिल्कुल। जाते-जाते बस मैं एक ये बात ज़रूर अपने दर्शकों से इस वक़्त कहना चाहती हूँ कि देखिए किशन जी जैसे वो सारे कलाकार जो हमारे उत्तराखंड के गीतों को बचा रहे हैं या उनके लिए इतना काम कर रहे हैं अ, आप सबको उसके लिए उसे एप्रिशिएट करना चाहिए और जिस तरह की समस्याएँ इनको काम करने में आती होंगी क्योंकि मैं पर्सनली ये मानकर चलती हूँ कि जो काम वो कर रहे हैं ना, वो सब लोग नहीं कर सकते। देखिए, आपकी इनकम क्या हो रही है, अर्निंग क्या हो रही है, ये एक बहुत अलग पहलू होता है। हम सब जॉब करते हैं, सभी लोग उसके लिए कमाते भी हैं। बट उससे अलग कुछ विशेष काम होते हैं। वो ऐसे काम होते हैं जो इन अ वे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन सोसाइटी के लिए एक कंट्रीब्यूशन है। तो किशन जी का कार्य जो है वो श्रेणी में आता है और क्योंकि इनसे कुछ समय पहले जब बात हो रही थी तो अचानक मेरी नॉलेज में ये बात आई उससे पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि जो हमारे ये आर्टिस्ट हैं, उनके पास क्या पहचान के लिए कोई एक आईडी प्रूफ या कोई एक आईडी कार्ड इस तरह से कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं पर आपको अपनी प्रेज़ेंस दर्ज करानी है, तो उस मामले को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो जो हमारा उत्तराखंड का संस्कृति विभाग है सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उस दिशा में सोचे जाने की ज़रूरत है। तो आज इस लाइव का मकसद भी यही था कि एक तो बैंगलोर के इस इवेंट को लेकर क्या तैयारियाँ हैं उसके बारे में बात करें, कुछ उत्तराखंड की संस्कृति को सेलिब्रेट करें। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिए आज मैं इस बातचीत में इस विषय को क्लब नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस विषय को मैं अलग से और कलाकारों के साथ भी बात करके आप सबके लिए लेकर आऊँगी क्योंकि ये विषय हमारे उन आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ है, जो हमारी संस्कृति को, हमारे लोक गीतों को बचा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका सपोर्ट उस चीज़ के लिए भी ज़रूर मिलेगा। सो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए।
किशन जी, अगर थोड़ा-सा मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक गीत जो है, क्योंकि एक दर्शक हमारे, मैं नाम मिस कर गई उनका, वो बार-बार कह हुँ। रहे थे कि नंदा माँ का एक गीत ज़रूर उनसे गवा दीजिए, नंदा देवी के ऊपर उन्होंने कुछ जो लिखा हो उसको लेकर। तो जाते-जाते बस इस आखिरी गीत के साथ फिर इस बातचीत को विराम देंगे। ठीक है, ठीक है। हे नंदा हिवाली झुमक लो, खेलनी नाचनी झुमक लो, हे नंदा हिवाली झुमक लो, खेलनी नाचनी झुमक लो, दिन दिन बढ़ली झुमक लो, रात से चाँद लो झुमक लो, दिन दिन बढ़ली झुमक लो, रात से चाँद लो झुमक लो, हे नंदा हिवाली झुमक लो, खेलनी नाचनी झुमक लो। ये चाँचड़ी है नंदा देवी की, तो फ़ोक गीत है ये भी बहुत अच्छा। ये नंदा जात में ज़्यादातर गाया जाता है इनको, जैसे कहीं गाँव में डोली विराम करती है, रात का जो रहता है रहने का, गाँव वाले डोली के पूरे चक्कर मार के एक चाँचड़ी लगाते हैं, नंदा हिमाली झुमके लो, ठुमके लो, दिन बड़ाली झुमके लो। तो ये फ़ोक गीत हैं, इनको थोड़ा-सा जो गाँव में होता है वो हमने इसको निकाला, और आज की जनरेशन तक आज जो भी ये पूछ रहे हैं, ये आज की जनरेशन ही पूछ रही है। तो अगर बहुत अच्छा लगता है जब जो यूथ लोग हमारे फ़ोक को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम गाते हैं, जब स्टेज में हम लोग गाते हैं, वो लिप सिंक करते रहते हैं। इसका मतलब वो लोग देखो कितने हर चीज़ों को वो लोग याद है और मेरे साथ-साथ लिप सिंक करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि यूथ हमारे फ़ोक को सुन रही है। बहुत ऐसा नहीं है सभी यूथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब जो मैं ये मान के चलूँ कि अगर 50-50 का ही मान लो, तो 50% यूथ चाहती है कि पूरा वेस्टर्नाइज़ किया जाए म्यूज़िक को। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं नहीं यार, ये बकवास हो रहा है, ये हमारी संस्कृति कहीं न कहीं खो रही है। तो कहीं न कहीं यूथ का भी काम है कि आप इन जो 50% लोग वेस्टर्नाइज़ की तरफ जा रहे हैं, उनको 20-30 तक घसीटो, बाकी आप आगे बढ़ो। तो कहीं न कहीं बदलने जो एक रूपरेखा बदलती है देश दुनिया की, तो वो यूथ ही हैं, जो करने वाले हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। क्या बात है! चलिए, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगली बार हमारी चाय साथ में ड्यू है, और चाय पर बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जी, जी। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके आने वाले इवेंट के लिए, और जी, आप ऐसे ही बहुत सारे सुंदर-सुंदर गीत और नए-नए गीत पहाड़ के उन क्षेत्रों तक जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, वहाँ के जी, गीतों को, वहाँ की प्रकृति को हमारे सामने लेकर आते रहें, यही जी, उम्मीद बिल्कुल। है। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। थैंक यू सो थैंक यू सो नमस्ते। सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।